हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा मैं यूपीटीजीडी साइंस का पूरा सिलेबस अपने चैनल पर कवर करा रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से। तो बहुत सारी वीडियोस, लगभग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है और उसके साथ साथ अब मैंने EMRS TGT साइंस का भी सिलेबस अपने चैनल पर शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, यूपीटीजीडी केमिस्ट्री में टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज GOC, और हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अल्कोहल, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये यूपीटीजीडी के साथ साथ पीजीटी केमिस्ट्री में भी एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। मतलब जितना कंटेंट टीजीटी साइंस में होता है इनका, उतना ही कंटेंट इनका पीजीटी केमिस्ट्री के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी डिमांड आई थी कि सर इनकी जो वीडियोस हैं पूरा डिटेल में आप बताएं, पीजीटी के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाएं कि जो टीजीटी में भी काम आए, पीजीटी में भी काम आए। तो उसी की सीरीज में मैंने ये वीडियो बनाई है यूपीटीजीडी पीजीटी केमिस्ट्री की, और इसमें हम जो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो देखने वाले हैं। और ऑर्गेनिक वाले पार्ट में ये जो चैप्टर है ये हाइड्रोकार्बन से डील करता है। हाइड्रोकार्बन वही मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जनरली 3 पार्ट में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद हम इसी हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको भी देखेंगे, जो कि मेनली बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी हम इसी पार्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। देखिए, हर एक वीडियो में सबसे बेसिक डिटेल से लेके सबसे एडवांस तक क्या क्या चीज़ें किसी टॉपिक में होती है वो मैंने हर एक में बताई है। आपको हमारा सारा कंटेंट PDF में अगर चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल पर है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सारे PDF वगैरह सब मिल जाएंगे। और उसकी जो वीडियोज़ हैं, जो भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ होती हैं, क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं, वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर तो मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये कहते हैं हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें केवल 2 चीज़ होती है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। देखिए, मेनली जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं उनको इन्होंने हाइड्रोकार्बन कहा। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक, एल्केन क्या होता है? एल्केन होते हैं CnH2n+2 वाले। अब यहाँ देखिए, यहाँ Cn का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने होंगे, हाइड्रोजन एटम उसके अकॉर्डिंग 2n+2 होंगे। और जनरली इनमें क्या होता है, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स में। फिर आते हैं एल्कीन्स। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी इनमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल्स हो जाते हैं। और इनमें एक सिंगल बॉन्ड तो एटलीस्ट प्रेजेंट होता ही है। अगर बड़ा कंपाउंड है तो एक तो सिंगल बॉन्ड होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं एल्काइंस। तो एल्काइंस कौन से होते हैं? एल्काइंस होते हैं CnH2n-2 वाले, और इनमें कार्बन कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी हम इनका डिटेल में अभी पढ़ेंगे, आगे चलेंगे तब। तो देखिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके बेस पे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाइड कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब क्योंकि हमें पता है कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। क्या प्रॉपर्टी होती है? कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स। मतलब लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है कार्बन एटम्स की, उसे हम कहते हैं कैटेनेशन। और इसके कारण ही जो हाइड्रोकार्बन्स है वो जनरली मेन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ओपन चेन, जिनमें ये जो कार्बन की चेन है वो ओपन हो, मतलब कि बिल्कुल खुल जाए, ब्रांच हो सकती है लेकिन ओपन चेन होनी चाहिए, क्लोज नहीं होनी चाहिए। दूसरी होता है साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें ये जो कार्बन की चेन है वो क्लोज हो, चाहे 4 कार्बन से हो, चाहे 5 से हो। आपको पता है मिनिमम तो 3 कार्बन से ही, मतलब कोई भी 3 अगर कॉर्नर होते हैं, 3 कार्बन होंगे कम से कम तो ही क्लोज होगी। तो 3 से ऊपर जितने भी हो सकते हैं वो सभी साइक्लिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो 2 तरह के कंपाउंड हो गए, ओपन चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए, जो ओपन चेन कंपाउंड्स है वो 2 टाइप में होते हैं। पहले आते हैं सैचुरेटेड और दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कौन से होता है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें सैचुरेटेड कहते हैं। और जो दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं सैचुरेटेड, जाहिर सी बात है वो तो सिर्फ एल्केन रह गए, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2 टाइप में बट गए, एक एल्केन, दूसरे अल्काइन। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो साइक्लिक कंपाउंड भी 2 टाइप के होते हैं। देखिए, इसमें एक तो आते हैं एलिसाइक्लिक, जो जनरली साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें क्लोज स्ट्रक्चर होता है, और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक आधा % हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक, अब आते हैं दूसरा, आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में जनरली हम इन्हें बेंजीन कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन कंपाउंड्स, क्योंकि जो एरोमेटिक है वो एक साइक्लिक कंपाउंड्स है और उसका सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल्स होता है वो बेंजीन के जैसा होता है। बेंजीन में क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं, अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, और 6 ही इन पे हाइड्रोजन होते हैं, सब कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। तो जो
एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनका जो मेन कंपाउंड्स हो क्या होता है, बेंजीन होता है, और इसीलिए ये दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक तो बेंजोनॉइड्स और एक नॉन बेंजोनॉइड्स। एक तो वो जो बेंजीन से ही मिलके बने हैं उन सबको बेंजोनॉइड्स कहते हैं, जिनमें मेन बेंजीन है और उस तरह के। दूसरा आते हैं कुछ ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 6 से ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं, बेंजीन की तरह नहीं होते लेकिन होते एरोमेटिक है, मतलब जो एरोमेटिक की कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। और एरोमेटिक की कंडीशन क्या है, जब ये हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं अपना पार्ट 1 एल्केन्स के बारे में। तो इसमें हम एल्केन्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए जब भी मैंने आपको पहले ही बताया कि केमिस्ट्री हम जब भी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके बारे में सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन उसका पता होना चाहिए कि वो है क्या, उसकी पहचान क्या है, वो होता क्या है। उसके बाद उसमें हम आते हैं कि वो प्रिपेयर कैसे होता है। भाई प्रिपरेशन तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, कोई कंपाउंड है वो बनना कैसे, ठीक, प्रिपरेशन इनकी बनते कैसे हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, क्या पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। और प्रॉपर्टीज़ में जनरली दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हम डिवाइड कर लेते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसके क्या गुणधर्म है, किस तरह की उसकी स्मेल है, किस तरह का कलर है, ये सब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक। और दूसरी जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, वो आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी वो दूसरे सब्सटेंस की तरह किस तरह रिएक्ट करता है। तो 3 चीज़ हो गई, और एक चौथी चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी आता है यूसेज, क्योंकि बिना यूसेज के तो कोई कंपाउंड की हमें जरूरत है ही नहीं फिर, तो यूसेज पढ़ने इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से 4 पार्ट में कोई भी टॉपिक आप डिवाइड करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन, देखते हैं कि होता क्या है एल्केन्स को, हम कैसे पहचानें, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सभी मैंने एक ही पेज पे रख दी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये कहने एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। देखिए CnH2n+2, अब इसको समझते हैं क्या होता है। हम ये कह रहे हैं मान लो एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन, तो उसमें जो हाइड्रोजन आएंगे वो हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं CnH2n+2 से। अब हमने कहा कार्बन सिर्फ एक है तो हाइड्रोजन इसके साथ में कितने अटैच हो सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से निकाल लो। देखिए यहाँ पर हम H तो क्या रखेंगे, 2 × 1, n की जगह 1 आ गया, +2, दैट इज C1H4 हो गया, इसको हम CH4 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हम एक कार्बन के साथ सीधे सीधे 4 हाइड्रोजन आराम से अटैच कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम कार्बन को 2 कर दें, अगर हम क्या करें, हम कार्बन कंपाउंड्स 2 कर दें, C2 कर दें, तो H कितने आ जाएंगे, अब आ जाएंगे 2n+2, दैट इज 6 हो जाएंगे, ठीक है, आप लग के देख सकते हैं। तो अब 2 कार्बन आ गए, अब कार्बन कार्बन के बीच में एल्केन्स में होता है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड आ गए। और अब अगर 6 हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता है एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 इस पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 3, और 3 ही दूसरे वाले पर आ जाएंगे, 1 2 और 3, तो टोटल मिला के 6 हो गए। ये हो गया C2H6 जो कि हमारा क्या है, इथेन है। अभी इनका नाम कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे, तो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, sp3। अब आप कहेंगे सर ये तो एक कार्बन का होता होगा, नहीं, इसके अंदर चाहे जितने भी कार्बन अटैच होते हैं, अगर मैं कहूँ 10 कार्बन है, 15 कार्बन है, 20 कार्बन है, अगर वो एल्केन है तो उन सब कार्बन एटम्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, sp3 होता है। फिर से ध्यान लीजिए, मैं अगर यहाँ बात करता हूँ C2H6 में, तो इन दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, किसी का ऐसा नहीं है कि एक का sp3 एक का sp2 हो जाएगा, नहीं, तीनों का सबका जितने भी कार्बन इसमें होंगे वो सब sp3 हाइब्रिडाइज होंगे अगर वो एल्केन है, ठीक है। एल्कीन हो सकता है तो चेंज हो जाएगा, अगर बीच में कहीं एल्कीन आ रहा है तो चेंज हो जाएगा, एल्काइन आएगा तो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ एल्केन है तो चाहे उसमें 100 कार्बन भी क्यों ना हो, सब sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, चाहे सिंगल बॉन्ड में, चाहे ब्रांच में, चाहे कैसे, अगर एल्केन्स है तो sp3 होगा। अभी कह रहे हैं जो एल्केन्स होते हैं हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, उनमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। अब केमिकली अनरिएक्टिव से मतलब ये तो है नहीं कि बिल्कुल केमिकल रिएक्शन नहीं करते, नहीं, एक्चुअली कर लेते हैं, हाइड्रोजन वगैरह को सब्सटीट्यूट करके कुछ और जोड़ लेते हैं। केमिकली अनरिएक्टिव से मतलब है दे डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, दे डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते, किसी को ऐड नहीं करते एक्स्ट्रा में। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास जगह ही नहीं होती। भाई देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सारे हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इनके पास किसी को जोड़ने के लिए जगह ही नहीं है, सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होते हैं तो किसी को जोड़ते नहीं है। इसलिए जनरली जो केमिकली होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं बाकी सबके मुकाबले। दे शो द चैन, पोजिशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये 3 तरह के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, चैन, पोजिशन और ऑप्टिकल, ठीक है। 3 तरह की आइसोमेरिज्म हमें इसमें देखने को मिलती है, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी आइसोमेरिज्म क्या होती है, वहाँ देख लीजिएगा। चैन, पोजीशन, ऑप्टिकल कैसे होती है, एल्केन्स की और बाकी कंपाउंड की क्या क्या होती है वो सब उसमें आप आराम से देख सकते हैं और समझ जाएंगे, ठीक। बाकी चैन के लिए मैं बताता हूँ, चैन में क्या होता है, चैन में क्योंकि एल्केन जो होता है जब ब्रांच स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसके कारण चेंज बन जाती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं पोजीशन की, अगर मैं कहूँ सब्सटीट्यूटेड एल्केन है, सब्सटीट्यूटेड
एल्केन्स, जैसे इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो जाए, ठीक है, एल्केन के साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट वी कैन से द पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, कुछ में जिनमें किरल कार्बन होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो HCH बॉन्ड जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, क्योंकि इसमें क्या है, हमने बताया कि sp3 हाइब्रिडेशन है। sp3 हाइब्रिडेशन के कारण क्या होती है, जनरली टेट्राहेड्रल शेप होती है, और टेट्राहेड्रल शेप है तो एंगल कितना होना है, 109.5 डिग्री, ठीक है, 4D के कारण होता है। जबकि हमें कैसा लगता है जैसे मीथेन है कि भाई सीधा सीधा बनना है 90 डिग्री, नहीं, 109.5 डिग्री का इसमें एंगल होता है। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है, 154 पिकोमीटर होती है, और जो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 112 पिकोमीटर होती है। तो बॉन्ड लेंथ भी हमारे लिए जानना जरूरी है। अभी कहते हैं इन द नोमेनक्लेचर सफिक्स एन इज यूज्ड, इनके नोमेनक्लेचर में क्या सफिक्स यूज होता है, एन यूज होता है। अब नोमेनक्लेचर के लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, IPSC नोमेनक्लेचर, वो हमारे चैनल पर अपलोड है, UPTGD केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें मिल जाएगी और आप वहाँ से नेमिंग करना सीख सकते हैं। क्योंकि अभी हम केवल मेन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, एल्केन्स के टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो नेमिंग वगैरह में और जो आइसोमेरिज्म है उसमें ज़्यादा ना जाके मैंने उनकी सेपरेट वीडियो बनाई है। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मैंने हमेशा बताया कि इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत मैं सिखाता हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की कोई चीज़ कैसे बनती है। तो बनाने के देखिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कुछ बुक्स में एक्स्ट्रा हो सकता है, कुछ में कम हो सकते हैं। मैं जितने प्रेफरेंस है अकॉर्डिंग टू द NCERT एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द TGT केमिस्ट्री, मैं आपको सारे मेथड बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सबसे पहला मेथड आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सबसे नज़दीक भी तो यही है, एल्केन के बाद अगले कौन है उसके पड़ोसी, एल्केन और एल्काइन, तो उन्हीं से हम बनाएंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो दो होते हैं हमारे पास, दो टाइप के हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन दो से हम देखेंगे कि एल्केन कैसे बन सकता है, एल्केन कैसे बन सकता है। तो इनका बहुत ही ईजी तरीका है इनसे बनाने का। दे आर सेइंग दैट यूजिंग कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन, कैटलाइज्ड मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यूजिंग कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड यानी कि एल्केन मिल जाएगा। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं। भाई एल्कीन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले। अब मान लो दो ही कार्बन है और दोनों भी बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमें पता है इस पर केवल 4 हाइड्रोजन आ सकते हैं, 2 इस पर और 2 इस पर। अब ये कह रहे हैं इसमें हाइड्रोजनेशन कराओ। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट यूज होता है इसमें निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, तीनों यूज हो सकते हैं। तो तीनों में से कोई सा भी यूज कर लो और हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे तो देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है। अब हमें पता है बीच में डबल बॉन्ड है, बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एडिशन रिएक्शन तो जरूर देगा। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, तो कुल मिला के कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था वो बदल जाता है सिंगल बॉन्ड में, और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। मैं इस हाइड्रोजन को अलग कलर से ऐड करके दिखाता हूँ किस तरह से हुई, एक हाइड्रोजन इस पे और एक हाइड्रोजन इस पे। अब देख सकते हैं कि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये जो हाइड्रोजन था ये दोनों उस पर एक एक कार्बन पे अटैच हो गया। दिस इज कॉल्ड द कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ है। और ये एल्कीन था जिसमें डबल बॉन्ड था, तो 2 ही कार्बन जुड़े। लेकिन अगर मैं कहूँ एल्काइन के केस में अगर हम बात करें, एल्काइन के केस में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ देखिए क्या हो सकता है, यहाँ 2 बार हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। पहले 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, वही प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल की प्रेजेंस में। पहले 2 जुड़ जाएंगे तो हमें पता है अगर 2 जुड़ेंगे तो एक ही बॉन्ड हटेगा, तब क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा, और 2 हाइड्रोजन जो है इस पर ऐड हो जाएंगे, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा। अब इसका आगे भी कर सकते हैं और भी इसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, तब इसमें क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, जो भी हमारे बॉन्ड है वो खत्म हो जाएंगे। इस तरह से आ जाएंगे। इसमें ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से अभी आ गए ट्रिपल बॉन्ड, जो थे ट्रिपल बॉन्ड से खत्म हो गए, पहले डबल आ गए और डबल से फिर सिंगल बॉन्ड आ गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एल्कीन से अगर हम एल्काइन से अगर हम देखें कि एल्काइन से हमने पहले क्या करा, हाइड्रोजनेशन कराया, तो हमें पहले मिलता है एल्कीन मिलता है, और फिर एल्कीन के हाइड्रोजन से हमें मिलता है एल्केन। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन है वो ऐड करके उसे बना सकते हैं एल्केन को। चलते हैं दूसरे पार्ट पे। अभी आते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। देखिए एल्किल हैलाइड्स को हेलो एल्केन भी कहते हैं, और हेलो एल्केन जो है टॉपिक, ये हमारे सिलेबस में भी है, ये हमारे
सिलेबस में भी इसी भी चैप्टर को भी हम पूरा करेंगे, ठीक है। 12th क्लास के अकॉर्डिंग तो इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन जब हम टीजीटी साइंस का करें तो हम सेपरेट भी इसे देखेंगे। तो हेलो एल्केन्स जो टॉपिक है वो सिलेबस में है। अब सिलेबस में है तो जाहिर सी बात है, अगर अब ये किसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहा है, किसी चीज़ के बनाने में हेल्प कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी है। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे भी आप इसे हेलो एल्केन में याद रख सकते हो और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में भी याद रख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब देखते हैं सबसे पहले कि बनता कैसे है। इसके दो मेथड होते हैं हेलो एल्केन से बनाने के। तो हमारे सिलेबस में दो मेथड है। पहला है रिडक्शन विद जिंक, जिस रिएक्शन को कहते हैं फ्रैंकलाइन रिएक्शन, और दूसरा होता है वुड्स रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रिडक्शन विद जिंक, जिंक मेटल के साथ रिडक्शन कैसे करते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलाइन रिएक्शन। सो दे आर सेइंग दैट जिंक reacts with HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस्ड, बताओ अगर एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन दैट इज हाइड्रोजन गैस ही मान लो, लेकिन हाइड्रोजन गैस अकेला एटम, तो जो हाइड्रोजन का अकेला एटम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन होगी Zn प्लस ट्वाइस HCl। तो इसमें क्या होगा, ZnCl2 बनेगा और दो हाइड्रोजन के नेसेंट एटम बनेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी, यानी कि हाइड्रोजन का एटम अलग बनेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 नहीं बनेगा, H बनेगा सिर्फ। तो इसे हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और ब्रैकेट जो ये लगाया है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, इसको रिप्रेजेंट करता है कि नेसेंट ऑफ हाइड्रोजन है। अभी कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन तो बन गई। अब क्या होगा, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है यही किसका रिडक्शन करेगा, हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स में होता है क्या कि कोई भी जो हमारा एल्केन्स है उसमें कोई भी हेलोजन जुड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं CH3 है, CH3 में अगर Cl जुड़ा हुआ है तो ये हेलो एल्केन है, ठीक है। इसका वैसे नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन नाम है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ इसे रिड्यूस कर रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में, Zn और HCl की प्रेजेंस में। यही मैंने लिख दिया क्योंकि हमने यही रिएक्शन करा के तो हाइड्रोजन बनाई है, और यही मैंने ऊपर लिख दिया कि भाई यही रिएक्शन कंडीशन है, ठीक। तो क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो इस Cl को पूरे को हटा देगा। एक हाइड्रोजन एक Cl को हटाएगा और बाकी एक Cl मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन मिल जाएगा कार्बन को। तो ये बना CH4 और एक बना HCl। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, मीथेन मिलता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो गया। अब हम कह रहे हैं अभी क्लोरोमीथेन ना होता, अगर कोई और सा होता, कोई छोटा बड़ा मान लो हेलो एल्केन होता, मान लीजिए C2H5I होता, ठीक है, तब क्या होता, तब भी कह रहे हैं कि आप इसे हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कराओगे, तो रिड्यूस करने पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो आयोडीन के साथ अलग हो जाएगा और एक हाइड्रोजन C2H5 पे जुड़ेगा, दैट इज C2H6 हो जाएगा, और एक बन जाएगा HI। तो इस बार क्या बना, इस बार इथेन बना। तो जैसा हमारे पास पेरेंट कार्बन आ रहा है, जैसा हमारे पास पेरेंट एल्किल हैलाइड आ रहा है, उसी के हिसाब से हमें एथेन मिल रहा है। अगर 3 वाला आता यहाँ पे तो 3 वाला हमें एल्केन मिलता, 4 वाला आता तो 4 वाला मिलता। तो जो भी पेरेंट्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें जो एल्केन्स है वो मिल रहा है। अब हमारी अगली रिएक्शन आती है एल्किल हैलाइड वाली, वुड्स रिएक्शन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में कैसे बनता है एल्केन वो देखते हैं। तो देखिए वुड्स रिएक्शन हमें पता है एल्किल हैलाइड से होने वाली है, हेलो एल्केन के साथ ही होने वाली है। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, ये कहना है इसमें यूज़ करते हैं हम सोडियम, यूजिंग सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल का यूज़ करके हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है एल्किल हैलाइड हम यूज़ करने वाले हैं, एल्किल हैलाइड दैट इज हेलो एल्केन। तो इसमें ना हमें हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमने 2 मॉलिक्यूल लिए। अब ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो इसमें हेलोजन एटम होना चाहिए वो जनरली सेम होना चाहिए, लेकिन कंपाउंड्स अलग हो सकते हैं। मान लो इधर CH3Cl है, दूसरी साइड आप Cl C2H5 C2H6 कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। Na क्या करेगा, Na इनसे Cl को हटा लेगा। Na क्या करता है यहाँ पे, Na इनसे Cl को हटा लेता है, इस तरह से Na इनको हटा लेगा। और जब Na इनको हटा लेगा तो जाहिर सी बात है जो ये CH3 है आपस में जुड़ जाएंगे और हमें क्या प्रोडक्ट बना के देंगे, CH3 दैट इज इथेन बना के देंगे। अब 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो CH3 हो गया, इथेन हो गया, और 2 NaCl अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो हेलोजन होना चाहिए वो दोनों पे सेम होना चाहिए। कंपाउंड छोटा या बड़ा हो सकता है। चलिए एक और देखते हैं रिएक्शन, एक और रिएक्शन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इधर C2H5 Cl है प्लस ट्वाइस Na। अब क्योंकि देखिए Cl इधर लिया है और सोडियम जो करता है क्या करता है कि इस हेलोजन को हटा रहा है, तो जनरली क्या होना चाहिए कि दूसरी साइड भी सेम होना चाहिए जो हेलोजन है वो। तो यहाँ पे Cl, लेकिन अब के बारे में जो कंपाउंड्स ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ C3H7, ठीक। तो अब क्या होगा,
जब Na इन दोनों को हटा देगा Cl को, तो C2H5 और C3H7 आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा C5H12, जो कि हमारा क्या है, हमारा है पेंटेन। एक एल्केन ही है ये भी, और इसका नाम है पेंटेन, और ट्वाइस NaCl इसमें से अलग हो जाएगा। सो दिस वाज द वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन थी? वुड्स रिएक्शन थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। अब वुड्स के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वुड्स के साथ साथ दो रिएक्शन और आती हैं वुड्स के जैसे ही हैं, आप उनको भी प्रिपेयर कीजिएगा। एक आती है इसमें फिटिग रिएक्शन, ठीक है, और इसके साथ कंफ्यूज भी मत होना, फिटिग रिएक्शन, ठीक। और फिटिग के साथ साथ वुड्स की ही एक और रिएक्शन आती है, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये भी काफ़ी हद तक वुड्स से ही मिलती जुलती हैं, वुड्स के साथ की ही हैं और अलग अलग हैं, तो इनको आप ध्यान से कीजिएगा। चलते हैं आगे। तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरी टाइप की रिएक्शन हमारी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो होता है COOH, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है C के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होती है और एक होता है OH ग्रुप, ये होता है। और ये जो डैश हमने लगाया एक सिंगल बॉन्ड, इस पर आप कोई भी एल्किल सीरीज जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब कार्बन कितने हैं वो R डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बड़े हो जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक कार्बन है, R मान लो हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कार्बन इसमें आ जाए तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा हो जाएगा। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें पता लग गया, COH ग्रुप होता है, ओइक एसिड इसके नाम में लगता है, ये सब चीज़ें हमें पता है बेसिक। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बनती है एल्केन। तो ये कह रहे हैं देयर आर दो मेथड है। एक तो है डीकार्बोक्सिलेशन, कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका डीकार्बोक्सिलेशन कर दो। डीकार्बोक्सिलेशन का सीधा सीधा मतलब होता है CO2 हटा लो, रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड द डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 हटा लो, किसी भी तरह से CO2 हटा लो, हमें पता है अगर CO2 हट जाए तो R के साथ सीधे सीधे जुड़ जाएगा, ओके, हमें एल्केन मिल जाएगा। तो बस यही तो करना है। इन्होंने कहा सीधे सीधे क्या कर सकते हैं हम, CO2 हटा सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड आता है, वही मेथड है लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, उसे हम कहते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वो भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या कहना है, डीकार्बोक्सिलेशन में का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम की रिएक्शन हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मैं इसमें लिख देता हूँ रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ओके। तो सबसे पहले देखो इसमें दो स्टेप में रिएक्शन होगी। स्टेप नंबर वन में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट बनाता है जिसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं इसे, सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये बनता है। एसीटेट इसलिए है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कार्बन है, जो R है, एल्किल ग्रुप है, वो सिर्फ एक कार्बन का है तो सोडियम एसीटेट है। अदरवाइज जो भी सोडियम का नाम आएगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी कार्बन सीरीज आएगी उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा, और इसमें से H2 अलग निकल जाता है। अब देखिए हमारे पास बना सोडियम एसीटेट, इसे हम ये भी कह सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। एक और नाम इसको हम दे सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, ये भी इसको नाम दे सकते हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन आ जाए तो समझ लो यहाँ से रिएक्शन दी है। अब यहाँ से एल्केन कैसे बनता है वो देखिए। जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं NaOH के साथ ही रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से एक कंपाउंड बनता है RH, ठीक। RH कैसे बना कि भाई ये जो COO है और NaO तक ये सारा का सारा Na2CO3 बन के अलग हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन के अलग हो जाता है। अब जब सोडियम कार्बोनेट अलग निकल गया तो NaOH में से सिर्फ H बना, वही बेचारा हाइड्रोजन के साथ उसके साथ चले जाता है एल्किल ग्रुप के साथ और बन जाता है एथेन या एल्केन। क्या बनाता है, एल्केन बनाता है, ओके। तो ये वाली रिएक्शन होगी। अब देखते हैं आगे, अगली रिएक्शन आती है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड है उसके थ्रू देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। दे आर सेइंग दैट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी जो थोड़ी देर पहले बनाए थे ना उसी टाइप का कुछ है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। इसको हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज टू फॉर्म एल्केन्स। तो कह रहे हैं जब हम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को जैसा भी बनाया था वो, उसको इलेक्ट्रोलाइज कर दें तो हमें एल्केन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट कैसा होता है, किस तरह का हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह से होगा, लाइक
ट्वाइस CH3COONA। आपने अभी देखा था, पहले मैंने CONA तो पहले भी लिखा था, ठीक है, कार्बन के साथ डबल ऑक्सीजन, और Na तो पहले भी लिखा था, लेकिन CH3 नहीं लिखा, तो उसके संग R लगा हुआ था। तो मैंने कहा ना R की जगह मेथाइल एथाइल ग्रुप कुछ भी आ सकता है, R तो एल्किल ग्रुप है, उसकी जगह कुछ भी आ सकता है, CH3 C2H5 C3H7, इस तरह का कुछ भी आ सकता है। तो ये बात हो गई। अभी कहना है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में पता है वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो मिलता क्या है? तो देखिए इसमें ये कह रहे हैं, एक तो हमें मिलता है एल्केन, क्या मिलता है? एल्केन, प्लस एक मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर और प्लस CO2 गैस। अब ये देखिए मैंने एक ही लाइन में पूरी रिएक्शन कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लाइन में रिएक्शन होती है। एक्चुअली ये रिएक्शन क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, तो ये सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है, तो ये एनोड पे और कैथोड पे दोनों रिएक्शन मतलब मिला के, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड पे मिला के तब एक होती है। तो चलिए देखते हैं फिर एनोड और कैथोड के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो हम ना इसको पहले दो पार्ट में कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो CH3CONA है और जो वाटर है वो किस तरह से टूटता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइज में क्या होगा, टूटेगा ही तो CH3CONA जब टूटता है तो क्या बनाएगा, ये बनाता है CH3CO, यानी कि एसीटेट बनाता है, एसीटेट का आयन बनाता है और सोडियम आयन अलग निकल जाता है। तो पहली चीज़ तो हमें बस ये बनती है एसीटेट का आयन और सोडियम आयन। और इसके साथ साथ हमें पता है किसी रिएक्शन में अगर वाटर है तो वाटर का भी हाइड्रोलाइसिस होता है, जिससे बनते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। अब ये हो गई। अब इस रिएक्शन में पता है दो तो पॉजिटिव आयन है सोडियम और हाइड्रोजन, और दो ही नेगेटिव आयन है एसीटेट और हाइड्रोक्साइड। तो एनोड पे कौन सा जाएगा और कैथोड पे कौन सा जाएगा, देखिए इस तरह बता दूंगा, वो तो आपको पता ही होगा कि कौन जाएगा कहाँ जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं बता करके मैं तुम्हें एक चीज़ हिंट देना चाहता हूँ कि आप ना एक बार जा करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी देखना, ताकि आपको ये पता लगे हाइड्रोजन और सोडियम में अगर मैं हाइड्रोजन को लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोड के ऊपर तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, अगर मैं इसे हाइड्रोजन को कैथोड के ऊपर भेज रहा हूँ तो मैं सोडियम को क्यों नहीं भेज रहा, हाइड्रोजन को क्यों भेज रहा, वो आपको पता लगेगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, विच इज़ द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जब हाइड्रोजन और सोडियम में से मैंने कहा हाइड्रोजन जाता है, तो हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, कैथोड पर जाएगा, और कैथोड पर जाने के बाद ये क्या करेगा, कैथोड पर जाने के बाद ये करेगा इलेक्ट्रॉन गेन और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बना के रिलीज हो सकता है। उसके बाद आता है एट एनोड, कि एनोड पे क्या रिएक्शन है। अब भाई एनोड पे जो है वो पॉजिटिव है और दो हमारे पास नेगेटिव आयन है, एक हाइड्रोक्साइड आयन और एक एसीटेट। तो अब कौन सा जाएगा, तो इसमें से एसीटेट जाएगा, यानी कि CH3COO नेगेटिव। ये क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और क्या बनाएंगे, सिंपल एसिटिक आयन बनाएंगे, एसीटेट आयन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो एसीटेट आयन जो था, सॉरी एसीटेट कंपाउंड में बदल गया, लेकिन ये टिकता नहीं है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत से टूट जाएगा और इसमें से एक तो बनेगा CH3 दैट इज एल्केन और प्लस 2 CO2 इसमें से अलग निकल जाएंगे। तो हमारा जो मेन चीज़ है एल्केन वो हमें यहाँ आकर के मिली। ठीक, तो हमें एल्केन कहाँ मिलती है, मिलती है एनोड पर। एल्केन कहाँ मिलती है, एनोड पर। हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पर, और जो NaH है वो सॉल्यूशन में बनता है, क्योंकि अब दो ही चीज़ बनी है Na और OH, ये दोनों मिलकर NaOH बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि रिएक्शन में हमें अलग अलग पार्ट्स में रिएक्शन करने को मिलती है। अब ये तो हो गई बेसिक चीज़, मैंने एक रिएक्शन बताई, आपको आंसर बता दिया, करके दिखा दी रिएक्शन कैसे कैसे है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने जो पेरेंट्स कार्बन लिया है, यानी कि पेरेंट्स कंपाउंड जो लिया है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का, उससे एक प्लस में हमें एल्केन मिलता है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे एक लेके चले थे, भले ही दो मॉलिक्यूल्स है लेकिन एक मॉलिक्यूल में तो एक ही है ना, CH3 वाला एक ही है ना, लेकिन यहाँ कितने मिलते हैं, दो मिलते हैं, क्योंकि दो जुड़ के बनते हैं। तो इस मेथड से can't produce मीथेन गैस, can't produce मीथेन गैस, इस रिएक्शन से मीथेन गैस नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन गैस में हमें पता है कि दो कार्बन नहीं सिर्फ एक कार्बन होता है, जबकि इसमें जो कार्बन है वो जो एल्किल वाले कार्बन है वो कंबाइन हो जाते हैं दोनों। तो इस मेथड से मीथेन नहीं बन सकता, बाकी मीथेन से बड़े कितने बन सकते हैं। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड फैटी एसिड। एल्कोहल्स का रिडक्शन, एल्डिहाइड का, कीटोन का और फैटी एसिड का, इन सबके रिडक्शन से भी क्या बन सकता है, एल्केन बन सकता है, बिल्कुल सही। और इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है रिडक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से चार चैप्टर को कवर करते हुए आ रही है, एल्कोहल को, एल्डिहाइड, कीटोन और फैटी एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको रिएक्शन को कवर करते हुए आ रही है। और क्योंकि इनसे प्रिपरेशन हो रही है एल्केन की, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हो जाएगी इन चारों टॉपिक की। तो जल्दी से देखते हैं कि एल्कोहल से कैसे बनती है। अब एल्कोहल का तो आपको फ्रेंड्स पता होगा, ग्रुप होता है OH,
ठीक, तो अब मैं कोई एक एल्कोहल का फॉर्मूला लिख देता हूँ लाइक ROH, और ये कह रहे हैं इसका रिडक्शन किसके साथ करना है, HI के साथ, जो कि एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये वर्क करता है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ROH का HI के साथ रिडक्शन करने पे हमें मिलता है RH प्लस H2O प्लस I2, ये मिलता है। क्या मिलता है, RH प्लस H2O प्लस I2। ठीक, तो RH जो है वो क्या है हमारे पास, एल्केन है, एल्केन है। तो अब इसका एग्जांपल रख के देखते हैं। मान लो ROH यानी कि अल्कोहल में क्या रख सकते हैं, मान ली मैंने रखा C2H5OH, दैट इज एथाइल अल्कोहल, और इसका आईपीएसी नेम है एथेनॉल। तो मान लो मैंने ये रख दिया, अब इसकी रिएक्शन कराऊँ HI के साथ, तो इन्होंने सिंपल सा क्या बताया कि जो हमारा C2H5 है, OH तो निकल ही जाएगा, C2H5 है, उस पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, उस पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H6, दैट इज इथेन हमें मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर, और साथ में आयोडीन गैस, आयोडीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ किसके साथ देखी, अल्कोहल के साथ रिएक्शन से देखी। तो अल्कोहल की बेस रिएक्शन भी मैंने बताई और एग्जाम्पल की भी बताई। अब देखते हैं अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड से कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्यों होते हैं, एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है, वो होता है CHO, ये हमारा मेन ग्रुप होता है CHO। तो इसके रिएक्शन में कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं वही वर्ड रूट रिएक्शन लिखता हूँ, RCHO प्लस 4HI। अब इसमें हमें हाइड्रोजन आयोडाइड के 4 मॉलिक्यूल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो कंपाउंड चाहिए। ये बनता है RCH3 प्लस H2O प्लस 2I2, ये हमारा बनता है। अब देखिए इसमें भी RCH3 दैट इज क्या है, एल्केन है, क्या है, एल्केन ही है। अब इस एल्केन को भी हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को भी हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। R की जगह हम कोई एल्किल ग्रुप रख देते हैं, मान लो हमने रख दिया C3H7CHO, ये हमने रख दिया। इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेनल प्लस 4HI, 4 हाइड्रोजन आयोडाइड इसमें जोड़ दिए, तो क्या बनेगा, इन्होंने कहा भाई जो R सीरीज है वो तो R एज इट इज रहेगी, उस पर एक CH3 जुड़ जाएगा, एक CH3 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C3H7 और CH3। इसको मैं कंबाइंड ऐसे भी लिख सकता था C4H10, वो तो मैंने जैसे ऊपर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको जोड़ के दिखाया कि कहाँ क्या जुड़ रहा है, प्लस H2O बनेगा, प्लस आयोडीन गैस इसमें से अलग से रिलीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन थी एल्कोहल और एल्डिहाइड के साथ। अब इसी में इन्होंने कहा कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कीटोन के साथ भी देखते हैं भाई कीटोन्स क्या होते हैं। कीटोन्स हमें पता है C डबल बॉन्ड O, और इसमें दोनों साइड एल्किल ग्रुप जुड़ सकते हैं, ये इस कीटोन की पहचान है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देख लो CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O, और मान लेते हैं एक यहाँ पर भी है। अब इसका भी हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, HI के साथ, 4HI, 4 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स इसमें हमें चाहिए, तो 1:4 में हम चल रहे हैं, 1:4 में, एक रेशो में किसकी चाहिए, कीटोन की, और 4 रेशो चाहिए हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो अब क्या होगा इसमें भी सेम तरीके से होगा, जो CH3 है फिर C है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, और एक CH3 जो अलग से है वो एज इट इज रहेगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, एक बन गया H2O, और साथ में बनेगा I2। तो यहाँ जो हमें एल्केन मिला वो भी एक बड़ा एल्केन हमें यहाँ पे मिलता है। 2 कार्बन और 3 जो कीटोन के कार्बन थे सारे के सारे किस में बदल गए, एल्केन में बदल गए। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या था, रिडक्शन था कीटोन्स का। अब एक और था, उसमें 4 चीज़ थी, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। तो चलिए फैटी एसिड से देखते हैं। फैटी एसिड में आपको बता दूं फ्रेंड्स, फैटी एसिड का मतलब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, बस फैटी एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बड़े कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन जो है 10 से ऊपर चले जाता है, उनको हम फैटी एसिड प्रेफरेंस देते हैं। तो RCOH में अगर हम हाइड्रोजन आयोड के साथ रिएक्शन कराएं 6HI, ठीक, तो क्या बनता है, इसमें बनता है एक तो RCH3 प्लस 2H2 प्लस 3I2, ये बनता है। अब RCH3 कहाँ से आया भाई, R तो एल्किल ग्रुप से आया, और जो ये कार्बन और साथ में एल्किल ग्रुप के COH वाला वो भी किस में रिड्यूस हो गया, वो भी रिड्यूस हो गया किस में, एल्केन में। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए R की जगह CH3 है, COH है, ये है क्या, ये एक एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, और एसिटिक एसिड के फॉर्मूले में 6 हाइड्रोजन आयोडाइड के एटम जब ऐड होते हैं, मॉलिक्यूल जब ऐड होते हैं, तो क्या बनता है, ये बनता है CH3 और CH3, ये बनता है, यानी कि सिंपल इथेन हमें मिलता है, प्लस 2H2 प्लस 3I2। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि बहुत सिंपल तरीके से हम कीटोन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का HI के साथ रिडक्शन करके एल्केन बना सकते हैं।
अब इन्हीं में एक और रिएक्शन आती है क्लीमेंसन रिडक्शन, विच इज़ इंपॉर्टेंट। देखिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इन्हें इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जो नेम रिएक्शन होती है कई बार डायरेक्ट दे देते हैं कि क्लीमेंसन रिडक्शन देखो इनमें से कौन सी है, इसलिए नेम रिएक्शन में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि नेम रिएक्शन तो आप अच्छे से तैयार करके जाएँ, बाकी तो बीच बीच की रिएक्शन जो होती है वो तो हो ही जाती है, लेकिन नेम रिएक्शन से क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। नेम रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो रिएजेंट जो यूज़ होता है वो होता है जिंक विद HCl, जिंक विद HCl यूज़ होता है, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन में। अब क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड यूज़ होता है, इसमें दो कंपाउंड यूज़ हो सकते हैं, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो वी कैन से दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिड्यूस विद जिंक एंड HCl टू फॉर्म द एल्केन्स। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का हमें क्या देखना है, रिडक्शन देखना है जिंक के प्रेजेंस में HCl के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड का क्या ग्रुप है, CHO। तो मान लीजिए RCHO है, ठीक, और इसकी किसके साथ रिएक्शन होगी, जिंक प्लस हाइड्रो किसके साथ रिएक्शन होगी, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक जब मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं जो कि CHO के साथ रिएक्शन करेगा, और इसके साथ में क्या हम ऊपर लिख सकते हैं कि इसमें जिंक और HCl है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा RCH3 प्लस H2O, ये हमारा कंपाउंड इसमें बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ क्या बना, सिंपल एल्केन बना, ठीक। अब इसमें ये वाला एल्किल तो एज इट इज रहा, और ये जो कार्बन है वो भी रिड्यूस हो गया, उसने भी हाइड्रोजन और ज़्यादा ऐड कर लिए और CH3 में कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन निकाल दी, इसलिए वो रिड्यूस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो R की जगह C3H7 आ जाए और CHO एज इट इज प्लस 4H, तो हम ये देख सकते हैं कि एल्किल सीरीज में जितने कार्बन है उससे एक फालतू हमारे पास आ रहा है, या पूरे कंपाउंड में जितने हैं उतने तो रह ही रहे हैं, कम नहीं हो रहा कुछ भी। ये रिएक्शन हुई किसके प्रेजेंस में, जिंक और HCl के प्रेजेंस में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जाएगा C4H10, ये आंसर जाएगा। और आपको पता होगा ये आंसर कैसे आया भाई, C3H7 एज इट इज, और एक कार्बन ये जो CHO वाला है वो, उसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दो तो C4H10 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हमारा एग्जाम्पल होता है किसका, ब्यूटेन का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है, ब्यूटेन का। अब एल्डिहाइड के ब्यूटेन से तो हमने बना के देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि क्या कीटोन से भी रिएक्शन होती है। कीटोन का ग्रुप होता है C+O वाला, ठीक। तो इसके साथ जो रिएक्शन होगी वो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है RC+O और R, इस तरह से हम इसे लिखेंगे, और इसकी भी जो रिएक्शन होती है वो सेम तरीके से होती है जिंक और HCl की प्रेजेंस में। अब देखिए इसमें 2 R हैं, तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे, जो ये कार्बन है वो रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगी उसमें से, कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बनेगा RCH2R प्लस H2O, ये अलग हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि जो हमारा ऑक्सीजन था, जो मेन चीज़ इसमें हुई है वो कहाँ हुई है, वो ऑक्सीजन पे हुई है, कि ये वाला जो ऑक्सीजन था वो हट गया और उसकी जगह हाइड्रोजन जुड़ गए, इसलिए इन रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसी में एक साथ में रिएक्शन आती है वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। देखिए वोल्फ-किश्नर भी दोनों के लिए है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन्स ये दोनों में वर्क करेगा, एल्डिहाइड में भी और कीटोन्स में भी। तो ये मैं जो स्पेशली बता रहा हूँ ना कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ जाननी। ये कोई ऐसे नहीं है कि बस सिंपल सिंपल सा बता दें सर और याद रख लो, नहीं। वोल्फ-किश्नर है, कौन से कंपाउंड यूज़ होते हैं, कौन से कंपाउंड्स के साथ कौन से रिएजेंट उसमें मिक्स किए जाते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें याद करने वाली है। अदरवाइज याद करने बैठ गए तो वोल्फ-किश्नर की रिएक्शन खत्म नहीं होगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें याद क्या रखना था। याद रखना कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वोल्फ-किश्नर एल्कोहल के साथ नहीं चल रहा, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ चल रहा है, ये हमें याद करना है। फिर ये तो याद कर लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स हो गए, फिर रिएजेंट कौन से यूज़ कर रहे हैं, तो रिएजेंट याद करने हैं। तो इसमें जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं हाइड्रोजन। कौन सा यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन ना अमोनिया का ही एक तरह से डेरिवेटिव्स होता है, अमाइन डेरिवेटिव्स। इसका फॉर्मूला होता है NH2NH2, और इसे यूज़ करते हैं KOH की प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन होती है देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ी सी लंबी भी रिएक्शन है, 2 पार्ट में होती है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो पहले स्टेप में देखिए मैंने कहा ना एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से हो सकती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्डिहाइड से कैसे होती है। तो एल्डिहाइड में देखिए CH3CHO मैंने लिया, बहुत सिंपल सा कंपाउंड लिया है, CH3CHO। इसको मैं ऐसे ना लिख के ना एक नए तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। CH3C+O और H। अब ये लगभग कीटोन के जैसा लिख लिया, तो आपको कीटोन वाली लिखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, NH2NH2। अब इस NH2NH2 को भी मैं अलग तरीके से लिखूंगा, इसको भी मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि आपको एकदम समझ में आ जाए कि होना क्या चाहिए। H2N और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड NH2,
इस तरह से लिखी मैंने। अब इस तरह से क्यों लिखी, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं निकलता, बस एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है ऐसे। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकला हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है हमें, जो कि हमारा है CH3 C और H, और इसमें डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ एक अमाइन, ये हमें मिलता है जो कि हमारा एक बाय प्रोडक्ट है। और इस बाय प्रोडक्ट का या इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हम हाथ के हाथ रिडक्शन करते हैं KOH की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, इसको बॉयल कर देते हैं। तो बॉयल करने के तुरंत बाद क्या होता है, इसमें ये बनता है CH3CH, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, एक इधर और एक इधर, और प्लस N2 इसमें अलग हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन थी इस तरह से दो स्टेप में हुई। पहले रिएक्शन में तो हाइड्रोजन का एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडक्ट बनता है, और बाद में उसे KOH के साथ बॉयल करने पे N2 गैस, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है, और हमारा जो भी एल्केन है वो हमें मिल जाता है। तो ये वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ होता है। तो एल्डिहाइड का मैंने दिखा दिया, अब देखते हैं कीटोन्स के साथ क्या रिएक्शन ये दे सकता है। तो कीटोन के साथ रिएक्शन में लिख देता हूँ, तो कीटोन्स में क्या होता है, लाइक CH3 डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन के साथ ही है, तो इसे हाइड्रोजन को भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, अब हमें पता है इसमें से क्या जाएगा, H2 चला जाएगा। H2 जाने के बाद क्या होगा कि जो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है वो कहाँ जुड़ जाएगा, वो कार्बन पे जुड़ जाएगा इस तरह से। ओके, इस तरह से जुड़ जाएगा ये। अब यहाँ पे हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। इसके बाद हम इसे क्या करते हैं, इसे हम फिर से KOH की प्रेजेंस में बॉयल करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में बॉयल करते हैं। तब इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है वो अलग से निकल जाती है और हमारे पास कंपाउंड बन जाता है ये CH3 दैट इज प्रोपेन, और प्लस हो जाती है नाइट्रोजन गैस इसमें निकल जाती है। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन थी, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है एल्कीन्स की वो हो जाती है पूरी। अगली रिएक्शन जो रह गई वो रह गई है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत अच्छा कंपाउंड होता है, एल्किल मैग्नीशियम और एक हेलोजन को मिलाकर के कंपाउंड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, इंपॉर्टेंट इतना है कि कोई भी कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकता है विद अ सिंपल रिएजेंट। सिंपल रिएजेंट जैसे वाटर हो गया, एसिड हो गया, या फिर वो हो गए एल्कोहल हो गई, या फिर कोई बेस हो गया, उनके साथ रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड बना सकता है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है RMgX। RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ R क्या है, यहाँ R कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, लाइक CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिर उससे बड़ा C3H7 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो सकता है। इसमें Mg हमारा मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, और मैग्नीशियम मेटल की हमें पता है दो प्रॉपर्टी, मतलब दो वैलेंसी होती है +2 की। और X क्या है हमारे पास, हेलोजन। X कोई भी हेलोजन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रीफर होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो RMg हमारे पास बन सकता है। तो एक सिंपल तरीके से RMg में यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको बना के बताता हूँ, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पर लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ C2H5, और देखो C2H5 के साथ एक तो मैं Mg जोड़ूंगा और साथ में मैं जोड़ने वाला हूँ Cl या Br, तो मैंने जोड़ दिया Cl। ठीक, अब इसकी रिएक्शन अगर आप HOH यानी वाटर के साथ करा देंगे तो क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते ही हमें क्या मिलता है, हमें एक कंपाउंड मिलता है, कंपाउंड क्या मिलता है, देखो इसमें हमें पास क्या होता है कि ये जो OH है और ये H है, ये दोनों अलग अलग तरीके से निकलेंगे। इसमें जो H है वो तो जाएगा C2H6 पर, और जो OH है वो जाएगा Mg पर। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता लगा, मैं तो HCl भी निकाल सकता था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो Mg और C2H5 के बीच का बॉन्ड है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। वो कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट, क्योंकि C2H5 जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और Mg और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो एक आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक में और एल्किली में कौन पहले टूटेगा, तो जाहिर सी बात है मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर मैं कोवेलेंट की बात करूँ, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है और ये वाला बॉन्ड जो है वो आयनिक है। तो आयनिक के लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग कुछ कंपाउंड होता तो शायद आयनिक बॉन्ड टूट जाता, लाइक यहाँ पे पोटेशियम वगैरह होता तो शायद आयनिक बॉन्ड टूट जाता। लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की प्रेफरेंस में MgCl को नहीं छोड़ेगा, MgCl के साथ आयनिक बॉन्ड में, तो टूटेगा कौन, कोवेलेंट। तो कोवेलेंटली इजी टूटता है, तो जब कोवेलेंटली इजी टूटेगा तो C2H6 हो जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा C2H5 के साथ, और Mg के साथ क्या चला जाएगा, Mg के साथ OH चला जाएगा, और Cl तो उसमें पहले से है ही, ये हमारा अलग से मिल जाएगा।
तो हमें इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है इथेन। तो जो भी हम कंपाउंड लेते हैं मैग्नीशियम के साथ एल्किल ग्रुप जो भी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें एल्केन मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है, आपको जरूर याद रखनी है। इसके साथ जो प्रिपरेशन थी एल्केन्स की वो होती है खत्म।